नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल स्पेशल एजुकेटर भारत। मैं आपका एजुकेटर। आज हम पढ़ाई करेंगे सीटेट क्लास दूसरा, हमारा क्लास 2 है। हमने पहले कल किया हुआ है ईवीएस का, और टारगेट रहेगा हमारा 30 लाने का। और की पॉइंट है इसमें बिल्कुल इम्पोर्टेंट जो ईवीएस के पूछे जाते हैं सीटेट में, वैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे ये होगा कि हमारी जो भी वीडियो होगी आपको टाइम पे मिल जाएगा और पेपर में आपको अच्छा नंबर लाने में सहायता मिलेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आगे। जो हमारा आज का टॉपिक है, जहाँ हमने कल पढ़ा था वहीं से उसी के आगे से आज हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने पढ़ा था कि श्रमिक जो होते हैं, मधुमक्खी नर जो होते हैं, ये छत्ते में काम करते हैं। इसका भूमिका ज़्यादा कुछ नहीं होता है, नरों में मधु बनाने की इसकी ज़्यादा काम होता है। जो रानी मधुमक्खी होती है वो ज़्यादातर मध बनाती है, मतलब हनी बनाती है। आगे हम आज करेंगे ये आज क्या करेंगे, इसका इम्पोर्टेंट ये है। जो ट्रेन है कच्छ से लेकर गुजरात में गांधीधाम से शुरू हुई थी। कच्छ में जो है गांधीधाम शुरू हुई थी, एक ट्रेन है जहाँ पे ये चलाई जाती है कच्छ से गुजरात तक। ठीक है, आगे चलते हैं, इसमें ये पढ़ते हैं। गुजरात का खाना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है इसी टाइप में बहुत बार कि ये वहाँ का खाना है, कौन कौन सा खाना है। तो अभी हम पढ़ेंगे कौन कौन सा खाना है। देखिए, गुजरात का खाना, एक तो ढोकला होता है, ढोकला चटनी के साथ खाया जाता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। उसके नींबू चावल, नींबू में चावल मिलाकर खाते हैं। ठीक है, मिठाई के साथ खाते हैं, जलेबी, फाफड़ा, थेपला, ये सब आपने नाम सुना होगा। ये सब जो है ये सब गुजराती डिश है। ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है बार बार खाने का नाम, कौन सी राज्य में कौन सा खाना खाया जाता है। तो ये गुजरात का खाना है, ढोकला चटनी, ढोकला चटनी, नींबू चावल और मिठाई। फाफड़ा जलेबी भी होता है, थेपला भी होता है, ढोकला भी होता है, खांडवी भी होता है। ये सब है। ठीक है, मड़वा गांव, मड़वा गांव में ये मड़वा गांव क्या है? मड़वा गांव जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। उतना सीटेट में से सवाल जवाब पूछा नहीं जाता है, लेकिन मैं तभी आपको माड़वा गांव बता देता हूँ। मड़वा गांव जो है वो गोवा में है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा नहीं इम्पोर्टेंट, लेकिन हाँ मड़वा गांव इतना जान लीजिएगा कि ये गोवा में है। तो आगे स्टार्ट करते हैं। जो मड़वा गांव के आगे जो गोवा है, गोवा में केरल तक की मार्ग का कुल 200 पुल और 12 सुरंगें। केरल है, केरल से गोवा तक जो मार्ग है कुल 2000 पुल है। ठीक है, 2000 पुल है और 92 सुरंगें जमीन के अंदर से जो रास्ते हैं वो ऐसे 92 हैं, केरल से लेकर गोवा तक। ध्यान रखिएगा। इसी में कोझिकोड, कोझिकोड मतलब कि ये एक ऐसा नाम है, कोझिकोड दक्षिण भारत में जो हमारा इसमें केरल राज्य है, इसका दूसरा नाम माना जाता है। इसका दूसरा नाम माना जाता है मालवाड़ा तट के पर एक शहर है जिसमें कोटिकट के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिए, मालावाड़ा तट पर एक शहर है जिसको कालीकट के नाम से भी जाना जाता है। केरल राज्य का एक हिस्सा है कोझिकोड, दक्षिण भारत में पाया जाता है, उसको हम कालीकट के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए, आपको उसमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। और इस की पॉइंट है, ये क्वेश्चन बिल्कुल आते ही आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे पढ़ते हैं, गुजरात से केरल के रास्ते में ट्रेन पार करती है। जो गुजरात जो होता है, गुजरात जब जाते हैं, गुजरात से केरल के बीच में जितने भी रास्ते ट्रेन पार करते हैं
उसके नाम है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। फिर भारतीय राज्य केरल पहुंचती है। ठीक है, समझ गए? जो यहाँ पे ट्रेनें जाती है कौन कौन से, एक तो महाराष्ट्र से, एक गोवा से, एक कर्नाटक से। उसके बाद भारत के राज्य केरल पहुंचती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी में पूछता है भाषा और जहाँ बोली जाती है। भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, और कौन सी भाषा कहाँ पे बोली जाती है। तो पहला समझते हैं मलयालम। मलयालम केरल में बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, मलयालम हमेशा केरल में बोली जाती है। जैसे कोंड नानी, उसके बाद आता है कोंडनी। कोंडनी भाषा जो है कर्नाटक में भी बोला जाता है, महाराष्ट्र में भी बोला जाता है, गोवा में भी बोला जाता है, और केरल के कुछ हिस्सों में भी बोला जाता है कोंडली भाषा, ध्यान रखिएगा। तो उसके मराठी, मराठी महाराष्ट्र में ज़्यादा बोला जाता है, फिर गोवा में भी बोलता है, फिर दमन और दीप जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, और दावर और नगर हवेली, ये भी हमारा केंद्र शासित प्रदेश है भारत के, यहाँ पे भी मराठी बोली जाती है, ध्यान रखिएगा। मराठी इस राज्य में भी बोला जाता है। गुजरात में गुजराती चलता है, आपको पता ही है। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा जो है वो कर्नाटक में है, कन्नड़ भाषा बोली जाती है, वो कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, ठीक है, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा आप। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी कन्नड़ की भाषा बोली जाती है। ये वहाँ के क्या है, टिकट है या जो भी टिकट माना जाता है। और मैं यहाँ पे आपको फिर से याद दिला दूँ कि अगर आपको वीडियो जो अच्छा लगे, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा, ठीक है। ये हमारा चैनल है स्पेशल एजुकेटर भारत, ठीक है। उसके बाद आप शेयर भी कीजिएगा, ठीक है जी, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि ये होगा कि हम आपको टाइम पे हमारी वीडियो आपको मिल जाए, ठीक है सर। आगे चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं कन्नड़ मल्लेश्वरी। जो कन्नम मल्लेश्वरी है, बहुत बड़ा नाम है, सीटेट में तो जरूर ही पूछा जाता है, इनके ऊपर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कर्नम मल्लेश्वरी, कर्नम मल्लेश्वरी, ध्यान रखिएगा, नाम जो है बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बोलने में दिक्कत मत कीजिएगा। कर्नम मल्लेश्वरी नाम है इनका, और बहुत अच्छा नाम है ये। इनके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, इम्पोर्टेंट बातें हैं कि क्या बोला गया है। क्या तुम्हें अखबार में इनके बारे में पढ़ा है? इन्होंने इनके बारे में क्या आपने अखबार में कभी पढ़ा है? और लिखा हुआ है यहाँ पे, जूम कर देता हूँ कि आपको अच्छे से दिखे। क्या तुमने अखबार में इनके बारे में पढ़ा है? कन्नड़ मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। वेट लिफ्टर उसको बोलते हैं जो वजन को उठाता है ना, उसे बोलते हैं, भार उठाने वाले को वेट लिफ्टर बोलते हैं। ये आंध्र प्रदेश में रहने वाली एक लड़की है। इसके पापा पुलिस में हवलदार है। जब वे 12 साल की थी तभी से वो वजन उठाने की अभ्यास करती रहती थी वजन उठाने। अब वो एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती है। ध्यान रखिएगा, कितने किलो तक वजन उठा लेती है? 130 किलो तक वजन उठा लेती है। 130 केजी वजन एक बार में उठा लेती है। कर्नम ने भारत के बाहर भी 29 मेडल लाई हुई है, ध्यान रखिएगा। 29 मेडल कम नहीं होता, वो भी भारत के बाहर। इनके 4 बहनें जो रोज वजन उठाने का अभ्यास करती है। इनकी 4 बहनें हैं जो अभी रोज वजन उठाने की अभ्यास करती है। अब इसमें इनके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट कॉपी है, नोट्स हैं, जो की पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। फेरी केरा के उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की नाव होता है। ये केरल में उपयोग करते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, फेरी कोला, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, जो ट्रेन के टिकट पर पा सकते हैं,
कुछ ऐसे वितरण होते हैं जो आप ट्रेन के टिकट पे पाते हैं। ट्रेन नंबर, यानी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि ट्रेन के टिकट पे क्या क्या मिलती है, क्या क्या चीजें दिखाई देता है। तो एक तो ट्रेन नंबर होता है, क्या होता है, सीधी सिंपल बात है, एक ट्रेन नंबर होती है। दूसरा, यात्रा शुरू की तारीख होता है, डेट होता है उस पे, ठीक है। वो बोर्ड जो आप जिस बॉक्स में बैठेंगे उस बॉक्स नंबर होगा, कोच संख्या होगा, ये होगा। किराया लिखा होता है, टिकट के कितना रुपए है वो होगा। और वहां पे दूरी लिखी होती है कि आप कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, वो यहाँ पे डिस्टेंस लिखा होता है। ये आपने देखा होगा टिकट पे, ये चीजें आपको देखने को मिलता है। एक कर्नल मलेश्वरी के ऊपर मैं आपको एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा जो आपको बेनिफिट देगा। यहाँ पे शॉर्ट में है क्योंकि यहाँ पे मैंने की पॉइंट बनाया हुआ आपके लिए, तो आपको बेनिफिट मिलेगा अभी, बल्कि यहाँ से की पॉइंट अब याद रखिए। कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे, वो आपको मैं क्वेश्चन सवाल जवाब करता हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि आप सही आंसर दें। देखिए यहाँ पे बोला गया है जो पी एन आर ये नंबर होता है, ट्रेन नंबर। ट्रेन टिकट पर पीएनआर दिखाता है तो ये क्या चीज दर्शाता है? यात्री संख्या रिकॉर्ड दर्शाता है, या यात्री के नाम को रिकॉर्ड बताता है, या व्यक्तित्व के नाम बताता है, या व्यक्तिगत संख्या का रिकॉर्ड बताता है। तो आप बताइए क्या बताता है इसमें? इसमें जो व्यक्तिगत के नाम बताता है कि किसके नाम से ये है। पीएनआर नंबर ये बताती है हमें कि किसके नाम से ट्रेन टिकट बुक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर जो हो गया पर्सनल नेम रिकॉर्ड, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में पर्सनल नेम रिकॉर्ड बोलते हैं और हिंदी में व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे पढ़ते हैं इसमें। आरक्षित रेल टिकट में आरक्षित रेल टिकट से निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी प्राप्त की जा सकती है? कहना चाहता है आप रेल टिकट से क्या चीज प्राप्त कर सकते हैं, क्या इंफॉर्मेशन आपको पता चल सकता है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। पहले तो ये बोला गया है यहाँ पे जो बुकिंग की तारीख और समय, यात्रा शुरू होने की तारीख का समय, बिल्कुल सही बात है जी। कोच नंबर और बर्थ नंबर का किराया भी मैंने आपको बताया क्या कि ये भी बिल्कुल पता चलेगा। यात्री का नाम, आयु और लिंग, बिल्कुल जी, उसका मेल जेंडर सब पता चलेगा। नाम, बॉक्स सेंटर के अंतिम से स्टेशन भी लिखा रहेगा, बिल्कुल सही बोला गया है कि वहाँ पे बॉक्स पे सब कुछ लिखा रहता है कि आप कहाँ से कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे। आगे बोला है गंतव्य तक पहुँचने की तिथि और समय, ये भी जरूर आप देखते होंगे, आपका टाइम भी लिखा रहता है उस पे। जब आप पढ़ते होंगे, जब आपने कभी देखा होगा टिकट, तो आप देखे होंगे कि वहाँ पे टाइम भी लिखा रहता है, ठीक है। और डिस्टेंस भी लिखा रहता है कि कहाँ तक जानी है ट्रेन और आपको कहाँ उतरना है, ठीक है। तो ये तो सभी सही है ना। तो ए भी सही है, ये देखिए आंसर ए बी आंसर आपका सही है, इसमें चारों सही है। लेकिन गंतव्य तक स्थिति समय नहीं लिखा रहता है शायद, ध्यान रखिएगा समय नहीं लिखा रहता है। बाकी ये चार ऊपर के हमारे सही है, यानी कि आंसर बी इज राइट आंसर। तो आगे चलते हैं। तो फूलों की घाटी किसे कहते हैं? फूलों की घाटी किसे कहते हैं? फूलों की घाटी उत्तराखंड के पहाड़ियों को में पाई जाती है। फूलों की जो घाटी होती है उत्तराखंड के पहाड़ों में पाई जा सकती है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल वातावरण बहुत शुद्ध और स्वच्छ होता है, इसलिए। गेंदा, जिनिया और फूलों का उपयोग कपड़ों के रंगों के लिए किया जा सकता है। जो फूल होते हैं वो कपड़ों के रंगों के लिए, कहते हैं ना नेचुरल कलर है, तो वो नेचुरल कलर किससे बनता है? फूलों के द्वारा ही बनता है नेचुरल कलर।
तो ये सब कपड़ों के रंगों के लिए भी किया जा सकता है। आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा है उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिले में इत्र बनने का प्रसिद्ध जगह है। ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाएगा आपसे, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिले जो है वहाँ पे इत्र बनता है, इत्र, ठीक है, इत्र बनता है, बिल्कुल प्रसिद्ध जगह ये। उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिले में इत्र बनाए जाते हैं, जो बहुत प्रसिद्ध जगह है। सीटेट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, सीटेट में कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। आपको कन्नौज जिले को तो भूलना ही नहीं है, कन्नौज जिले को तो भूलना ही नहीं है आपको, ध्यान रखिएगा। कन्नौज, कन्नौज जिले। अब आगे चलते हैं, ये कलर आपको दिख रहा है, ये जो है हाथ से बनाया जाता है, ये जो कलर है हाथ से बनाया जाता है। चित्र में डिजाइन के जो है वो मधुबनी इसे कहा जाता है। ये सब मधुबनी जिला बिहार में है, ये वहाँ का बहुत बहुत कहते हैं ना कि बहुत प्रसिद्ध जगह है मधुबनी जिला, डिजाइन बनाने में, चित्र बनाने में। ये लोक कला एक बहुत पुरानी रूप है। ये लोक कला जो है, एक ये जो आपको डिजाइन दिख रही है बहुत पुरानी रूप है, इसकी मॉडल मॉडिफाई बहुत पुरानी है। इसी में आते से प्रसिद्ध क्वेश्चन जो है मधुबनी कहा जाता है इसको, इस पेंटिंग को ध्यान रखिएगा, इस चित्र को हम मधुबनी कहा जाता है और ये बहुत पुराना है, ध्यान रखिएगा, बहुत पुराना भी है। बिहार में एक जिला लिखा हुआ है, बिहार में एक जिला है जिसके मधुबनी कहा जाता है, जिसे मधुबनी कहा जाता है, उसके नाम से इस पेंटिंग का नाम पड़ा। जो ये पेंटिंग आपको ऊपर दिखाई दिया है, उस पेंटिंग को कहा जाता है मधुबनी, उसके इस नाम से पड़ा है मधुबनी पेंटिंग, ध्यान रखिएगा। ये जो होता है, तो जो ये पेंटिंग बनता है, ये पेंटिंग को बनाने के लिए जो चावल होता है, चावल के पाउडर के पेस्ट बनाया जाता है, उसके बाद इसको पेंटिंग है रंग और रंग बिरंगों के मिलाकर इसको पेंटिंग को तैयार किया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसमें इसके बनने के लिए नील हल्दी फूलों और पेड़ों के हरे पत्तों, रंग बिरंगे पत्तों का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, रंग बिरंगे पौधों का इस्तेमाल किया जाता है। चित्र को इंसानों, जानवरों, पेड़ों, फूल, पक्षी, मछली और कई अन्य जानवरों को भी दिखाया जाता है। इस जो पेंटिंग मैंने अभी आपको दिखाया, इसमें कई प्रकार के मानव, इसमें इंसान को भी दिखाया जाता है, जानवरों को भी दिखाया जाता है, पेड़ को भी दिखाया जाता है, फूल को भी दिखाया जाता है, पक्षी को भी दिखाया जाता है, मछलियों को भी दिखाया जाता है और अन्य जानवरों को भी दिखाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें अलग अलग चीज़ों को दिखाया जाता है। आगे पढ़ते हैं, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कर्नाटक के बारे में। अब मैं समझाऊंगा कि आप जो मधुबनी पेंटिंग है आप इसको समझे होंगे, और बहुत इम्पोर्टेंट है ये मधुबनी पेंटिंग, बहुत बार पूछा गया है सीटेट में। तो आगे चलते हैं, पूछ लेगा कैसे कैसे बनता है, तो आप ध्यान रखिएगा। नील से बनता है, हल्दी से, फूलों के और जो रंग बिरंग पौधे होते हैं उसके पत्तों से। चित्र में कई प्रकार पूछ लेगा कई बार आपसे सीटेट में कि इसके मधुबनी पेंटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें दर्शाई जाती है, तो आपको ध्यान रहना चाहिए, जानवर हो गया, फूल हो गया, और इसमें क्या होता है, पेड़ हो गया, और इसमें जानवर हो गया, और बहुत तरीके का चीज़ें इसमें दिखाया जाता है, पक्षी हो गई, मछली हो गई, ये सब जानवरों को दिखाया जाता है इस पेंटिंग में, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें पढ़ते हैं। आगे लिखा है बेलवनिया गांव। बेलवनिया गांव जो है वो कर्नाटक में है। बेलवनिया गांव ध्यान रखिएगा, बेलवनिया गांव जो है वो कर्नाटक में है और बहुत प्रसिद्ध है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में इससे रिलेटिव। बलवनिया गांव, बलवनिया गांव, ठीक है। बलवनिया गांव के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, और आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि आपके साथ साथ आपके जैसे कई आपके दोस्त हैं जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, और उसके लिए लाभदायक होगा ये वीडियो। और जितना आप इसको शेयर करेंगे उतना आपके भाइयों को भी सपोर्ट मिलता रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। गिज्जू भाई बंधेका गुजरात में रहते थे।
एक कोई गिज्जू भाई था जो गुजरात में रहते थे, उनके बच्चों के लिए कई कहानियाँ लिखी गई हैं। गिज्जू भाई हैं, वो गुजरात में रहते थे और उनके ऊपर कई कहानियाँ लिखी गई हैं, उनके बच्चों के ऊपर कई कहानियाँ लिखी गई। ये भारतीय रोबिन अपने अंडे ये अपने अंडे जो मतलब कि भारतीय थे और रोबिन अपने अंडे सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में रखते थे। ध्यान रखिएगा, एक भारतीय रोबिन अपने अंडे सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में रखते थे और सड़क के बीच में रखते थे। और आगे लिखा है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात, कोवे का घोंसले पर अपना अंडा रख देता था। जो कोयल होता है वो कौवा कभी भी घोंसला नहीं बनाता, ध्यान रखिएगा। वो कोयल के अंडे में, जो कोयल होते हैं वो कौवे के अंडे में अपना अंडा देता है। कभी भी कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, कौवा बनाता है और उसके कौवे के घोंसले में ही कोयल अंडे देती है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है टेट में, यूपी टेट में भी पूछा गया है और एमपी टेट में भी पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। और अभी आपका सुपर टेट भी चल ही रहा है, ठीक है। सुपर टेट का भी नोटिफिकेशन आ गया है, तो आप सुपर टेट ध्यान से पढ़िएगा। इतना तो आप समझ गए होंगे। पक्षी अपने अंडे देने के लिए ही घोंसले का उपयोग करती है। ज्यादातर जो पक्षी होते हैं वो घोंसले का उपयोग कब करते हैं? पक्षी को जन्म देता है तब, ठीक है। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है स्पेशल एजुकेटर भारत, इसको आप लाइक कीजिए, ठीक है। इसको आप सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगे तो ही कीजिएगा, ठीक है सर। तो आगे पढ़ते हैं। चूहे बड़े होने के बाद पक्षी अपना घोंसला छोड़ देता है। जो चूजे होते हैं, चूजे मतलब कि बच्चे जो पक्षी जन्म देता है तो उसको चूजे ही तो कहते हैं। वो बड़े होने के बाद जो होता है ना, वो घोंसले छोड़ देता है, उसमें नहीं रहता, ठीक है। घोंसले को त्याग देता है और वो बाहर अपने जीवन की निर्वाह करने के लिए निकल पड़ता है फिर वापसी। इसी में आगे लिखा है, नीलमद्दा आंध्र प्रदेश में है, एक गांव है नीलमद्दा, वो आंध्र प्रदेश में है। और आंध्र प्रदेश आपको पता ही है भारत का एक राज्य हिस्सा है। और हुलगुड्डी भी भारत कर्नाटक में है, ध्यान रखिएगा। हुलगुड्डी भी भारत में ही है। और भारत के किस राज्य में हुलगुड्डी? वो कर्नाटक राज्य में है। हुलगुड्डी से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हुलगुड्डी है, हुलगुड्डी में बच्चों का पचायंत्यात होता है ना, उसको भीम संघ कहा जाता है। पंचायत होता है उसे भीम संघ कहा जाता है। और बंदरगाह के पेड़ के बारे में भी जानते हैं, जो लटकती हुई शाखाओं की ओर देखता है वो वास्तव में एक पेड़ की जड़ें होती है। आपने कई बार ऐसे बरगद के पेड़ देखे होंगे जो नीचे लटकते हैं उसकी शाखाएं से, तो वो जो होता है उसके जड़ होता है, पेड़ के जड़ होता है, जो उसके ज्यादा से ज्यादा जड़ें होती है जो लटकती है उसके शाखाओं से। और आगे लिखा है जेंटल ओक। ये जो जेंटल ओक है, जेंटल ओक के बारे में बहुत बार सीटर में क्वेश्चन पूछा गया है। जो जेंटल ओक है ये रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यही एक ऐसा पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ओक के पेड़ की जड़ें जो होती है गहरी तक जाती है, बहुत गहराई तक जाती है और पानी के तनों में जमा। ये एक ऐसा पेड़ है जो अपने तनों में पानी को इकट्ठा करता है, अपने तनों में पानी को इकट्ठा करता है। ये ओक जो है तो रेगिस्तानी ओक कहा जाता है इसे, और ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। कई बार ये जेंटल ओक के बारे में पेड़ से क्वेश्चन पूछा गया। असम में चावल की नई फसल को अवसर पर बिहू उत्सव मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब चावल की खेती की जाती है असम में, तो यहाँ के लोग जो होते हैं फसल के अवसर में बिहू त्योहार
बिहू त्योहार मनाया जाता है, लोगों नाच करते हैं, डांस करते हैं यहाँ पे। इसके बारे में मैं अच्छे तरीके से वीडियो बना दूंगा, आप कुछ समय में इस पे वीडियो देख पाएंगे। और आने जब मैं वीडियो डाल रहा हूँ तब तो नहीं है, लेकिन मैं आशा करता हूँ जब आप इसको देखेंगे तब तक वो वीडियो हमारी आ गई हो। डिस्क्रिप्शन एक बार आप चेक कर लीजिएगा। बिहू उत्सव पूछ लेता है सीधा में सीधा कि बिहू उत्सव जो है वो कौन से राज्य में मनाता है और किस लिए मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो होता है जो चावल की नई फसल के अवसर में मनाया जाता है बिहू, और इसमें लोग बाग असम के लोग बाग डांस करते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं इसमें। माघ बिहू, माघ बिहू 14 और 15 जनवरी को या असमिया कैलेंडर के 10वें महीने में के पहले और दूसरे माह में मनाया जाता है। ध्यान रखिए, ये 14 से 15 जनवरी जो होता है उसमें मनाया जाता है, लेकिन असमिया जो कैलेंडर होता है उसमें 10वें महीने के पहले और दूसरे महीने में मनाया जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट लाइन बनती है कि जो बिहू है वो जो कैलेंडर होता है 14 से 15 जनवरी में मनाया जाता है, लेकिन असमिया कैलेंडर जो होता है उस 10वें महीने में पहले महीने या दूसरे महीने में मनाया जाता है। ठीक है, बिहू के अवसर पर बांस के भेला घर बनाते हैं। देखो बिहू जब आता है, जब उत्सव आता है तो लोग बाग वहाँ के बांस के द्वारा खेलते हैं, ना डांस करते हैं, तो ऐसा घर बनाया जाता है वहाँ पे। आगे चलते हैं, इसके बारे में कुछ और तो स्टार्ट करते हैं इसमें। बिहू के अवसर पे लोग जो होते हैं बांस के भेला घर बनाया जाता है, भेला घर बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। मुक्तापुर गांव जो है, मुक्तापुर गांव आंध्र प्रदेश के और तेलंगाना राज्य के पुंचापली जिले में है। ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के पुंचमपली जिले में है मुक्तापुर जो है कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना राज्य में पुंचमपली जिले में है। आगे चलते, पुंचमपली जिले में प्रासारिक व्यवसाय है कालीनम बुनाई, खिलौने बनाना, ठीक है, इत्र बनाना और उत्पादन किया जाता है। इसमें यहाँ व्यापार के लिए मशहूर है, यहाँ खिलौने बनाया जाता है, इत्र बनाया जाता है, काली नींद बनाई जाती है, ठीक है, और बहुत प्रकार के ऐसी पदार्थ बनाए जाते हैं। ये व्यवसाय के लिए ये पंचमपल्ली जिले जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के पंचमपल्ली जिले में पाया जाता है। आगे चलते हैं। ये चीज उस जगह के नाम से प्रसिद्ध हो जाती है जहाँ उसे बनाया जाता है और जहाँ उसको सब कुछ जैसे कुछ ये चीजें जो इसको मैं अभी नाम बताऊंगा आपको, ये सब तो ये सब क्या है, एक चीज है जिस जगह पे बनाया जाता है ना उस जगह से प्रसिद्ध हो जाते हैं। जैसे कुल्लू शॉल, ठीक है, मधुबनी पेंटिंग, ये सब वो जगह, मधुबनी पेंटिंग, असम रेशम, कश्मीरी कढ़ाई, ये सब जो है एक जगह के द्वारा इसको नाम प्रसिद्ध कर दिया जाता है। ये सब कश्मीरी कढ़ाई ये आपको पता है कश्मीर में होती है। मधुबनी पेंटिंग बिहार के मधुबनी जिले में, ध्यान रखिए। कल्लू सोल आपको पता ही है कहाँ पे होता है। और असम रेशाई, असम में नाम से ही पता चलता है। तो कोई नाम से पता चले उसको कहते हैं प्रसिद्ध हो जाना, किसी जगह के नाम से जहाँ पे उसको बनाया जाता हो। ठीक है, आगे चलते हैं। आबू धाबी जो है यूएई में है, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात जिसे बोलते हैं। अबू धाबी कहाँ पे है, संयुक्त अरब अमीरात जिसको यूएई बोलते हैं, जहाँ पे टैक्स नहीं लगते, ध्यान रखिएगा। आगे चलते, अबू धाबी में जो कि मुद्रा है दिरहम है, जो इनकी मुद्रा है, करेंसी है, वो जो है वो दिरहम है, दिरहम, ध्यान रखिएगा, दिरहम इनकी करेंसी है अबू धाबी की। और जो चितपन है, चितपन मलयालम का जो चितपम भाषा है, देखिए ये जरूर पूछेगा आपसे, कई बार पूछा गया है, जो चितपम किसे कहते हैं, मलयालम भाषा में पिता का छोटे भाई को कहते हैं, यानी कि चाचा को कहते हैं चितपम।
चितपन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, चाचा को कहते हैं चितपम। ऐसे ही जो है कुंजम्मा, कुंजम्मा जो होता है, कुंजम्मा जो होता है मलयालम भाषा के पिता के छोटे भाई की बहन, जो छोटे भाई की बहन होते हैं, छोटे भाई की बहन को कुमजम्मा कहा जाता है। केरल केरल में कई फूल के पेड़ मिलते हैं जहाँ पर नारियल, केला और कटहल, पपीता, सुपारी आदि कई ऐसे प्रकार के वहाँ पे फलों का पेड़ मिलता है केरल राज्य में। कौन कौन सा? नारियल, केला, कटहल, पपीता और सुपारी जैसे आदि चीजें वहाँ मिलती है। और यहाँ पे जो है एक यहाँ बोला गया है, रेगिस्तान में उगने वाली एकमात्र पेड़ जिसको बोलते हैं खजूर। ध्यान रखिएगा, रेगिस्तान में उगने वाला मात्र एक पेड़ जिसको बोला जाता है खजूर। इसको बोला जाता है खजूर, खजूर बोलते हैं। एकमात्र पेड़ यही है जो रेगिस्तान में उगता है। केरल के विभिन्न मसाले मिलते हैं। केरल में कई प्रकार के मसाले, तेज मसाला, इलायची, काली मिर्च, ये वहाँ के प्रसिद्ध मसाले हैं। ध्यान रखिएगा, ये जरूर सब, ये जो की पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पूछे ही जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको आप जितना मेरी वीडियो को आप देखेंगे, ध्यान से सुनिए बस, ठीक है। पीडीएफ मैं आपको यूट्यूब टेलीग्राम पे दे दूंगा, उसका जो लिंक है वो आपको मैं यहीं बता देता हूँ। ये जो है स्पेशल एजुकेटर, आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे स्पेशल एजुकेटर भारत, ये आपको वहीं पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप सर्च कीजिएगा, आपको वहीं पे मैं पीडीएफ डाल दूंगा और आपको वहीं से आप पढ़ लिए। लेकिन उससे पहले क्या होगा, आप जो मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिए, समझिए, क्योंकि ये सब बातें जो है रटने वाली नहीं, समझने वाली है। 2 से 3 बार आप वीडियो देखेंगे, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। ये गरम मसाले, छोटे और बड़ी इलायची, लौंग, जीरा, दालचीनी, काली मिर्च और सोडा, ये सब वहाँ पे बना होता है। ध्यान रखिए, केरल के में विभिन्न मसालों का विभिन्न प्रकारों की खेती की जाती है। तेज पत्ता, इलायची, काली मिर्च, ठीक है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, सोडा, ये सब की वहाँ भी खेती की जाती है। आगे चलते हैं हम यहाँ पे। मैं आशा करता हूँ आज यहीं रखते हैं आज का क्लास, बाकी मैं यहाँ से कंटिन्यू कल करूँगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि सीटेक में बहुत महत्वपूर्ण है आपको और मदद मिलेगा आपको, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।